हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ चक्रा। ये वीडियो हमारी प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट में हमने जजमेंट से पहले घटित होने वाले इवेंट्स को डिस्कस किया था। लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट। 12 जून 1975 को सुबह 9:25 पर सिन्हा ने कोर्ट नंबर 24 में प्रवेश किया। जब वह सुबह अदालत पहुंचे तो 258 पन्नों का फैसला पढ़ा गया। 12 जून 1975 को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन के रूप में चिन्हित किया गया है। इस दिन न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री की सीट से हटा दिया और उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया। उन्होंने राजनारायण को खर्चा देने का आदेश भी। अखिल भारतीय रेडियो यानी कि ऑल इंडिया रेडियो पर यह चौंकाने वाली खबर कुछ ही मिनटों में पूरे देश में प्रसारित की गई थी। 12 से 25 जून के बीच भारत में कहर जैसी स्थिति थी। कांग्रेस और विपक्ष जनता का समर्थन जुटाने के लिए रैलियां और प्रदर्शन कर रहे थे। गांधी को लगातार यह विश्वास दिलाया गया था कि प्रधानमंत्री के पद को खोने से बचाने के लिए आपातकाल सबसे अच्छा विकल्प होगा। अंततः 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी द्वारा पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल की घोषणा के साथ ही सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फडणवीस आदि बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जेलों में जगह नहीं बची थी। प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया था। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। आपको बता दें कि आपातकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई थी। आपातकाल के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता छीनी जा चुकी थी। कई पत्रकारों को मीसा और DIR के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। सरकार की कोशिश थी कि लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचे। उस कठिन समय में नरेंद्र मोदी और RSS के कुछ प्रचारकों ने सूचना के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उठा ली। इसके लिए उन्होंने अनोखा तरीका अपनाया। संविधान, कानून, कांग्रेस सरकार की ज्यादतियों के बारे में जानकारी देने वाले साहित्य गुजरात से दूसरे राज्यों के लिए जाने वाली ट्रेनों में रखे गए। यह एक जोखिम भरा काम था, क्योंकि रेलवे पुलिस बल को संदिग्ध लोगों को गोली मारने का निर्देश दिया गया था। लेकिन नरेंद्र मोदी और अन्य प्रचारकों द्वारा इस्तेमाल की गई तकनीक कारगर रही। बताया यह जाता है कि इमरजेंसी के पीछे 2 लोगों का दिमाग था। एक थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ रे और दूसरे इंदिरा के बेटे संजय गांधी, जो आपातकाल को और लंबे समय तक खींचना चाहते थे। लेकिन ये भी सच है कि इंदिरा खुद आपातकाल जैसे किसी हथियार के जरिए जनता के दिल में दहशत भी पैदा करना चाहती थी। इसका एहसास उन्होंने इमरजेंसी के 1 साल बाद दिए गए इंटरव्यू में भी कराया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि जनता को एक शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। शांति भूषण ने फैसले की समीक्षा महान साहस के कार्य के रूप में की। उन्होंने व्यक्त किया कि चूंकि उनका निर्णय अपील के अधीन था, सिन्हा ने तुरंत अपने आदेश पर रोक लगा दी। सिन्हा की बड़ी डॉटर इन लॉ विभा याद करती हैं कि उस शाम जब वे वापस लौटे तो रिश्तेदारों को पता ही नहीं चला कि उन्होंने भारत के सबसे ताकतवर राजनेता के खिलाफ इतना बड़ा फैसला सुनाया है। फैसला लिखकर सिन्हा को अछूत बना दिया था। आपातकाल के बाद मेजे पलटने के साथ शांति भूषण कानून मंत्री बन गए और सिन्हा को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा, ताकि उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में समायोजित किया जा सके।
जिसे सिन्हा ने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। 11/5/1982 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में उनके विदाई संदर्भ में न्यायमूर्ति सिन्हा ने अंतिम बार एक न्यायाधीश के रूप में प्रतिनिधित्व किया और आशा व्यक्त की कि हम इस न्यायालय के बार और बेंच के सदस्य हमारे आपसी प्रयासों से और सहयोग इस न्यायालय की प्रतिष्ठा, गरिमा और सम्मान को हर कीमत पर और आने वाले समय के लिए सुरक्षित रखेंगे। तो ये थी हमारी प्रोमलगेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी की सीरीज़, जिसमें हमने हर उस चीज़ को कवर किया जिसकी वजह से नेशनल इमरजेंसी इस देश में लगाई गई। अगर ये आपको पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन आवर चैनल। थैंक यू।